to avoid attack. Give us the deal that they should have given us the first time. If they give us the right deal, we won't do that. But, historically, they haven't done that. I will say they want to talk, but so far they do a lot of talking and no action. When are those talks, Mr. President? They've already started. Do you want regime change in Iran? Well, it seems like that would be the best thing that could happen. For 47 years, they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives while they talk, and legs blown off, arms blown off, faces blown off. It's been going on for a long time, so let's see what happens. In the meantime, we have tremendous power has arrived, and additional power, as you know, another carrier is going out shortly. So we'll see it out. If we could get it settled for once and for all, that would be good. नमस्कार, आदाब। रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। आज मैं खड़ा हूं नटांज में। जी हां, वही नटांज जहां पे ईरान का वो न्यूक्लियर साइट था जिस पे इजराइल और अमेरिका ने हमला किया था। अब जब सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स जिनेवा में शुरू हो रहे हैं मंगलवार को ईरान और अमेरिका के दरमियान में, तो फिर उसके बाद लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जगह फिर से एक इम्पॉर्टेंस जो है वो अख्तियार कर रही है। याद रहे, जब यहाँ पे हमला हुआ था तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि उन्होंने इस जगह को नेस्त नाबूद कर दिया है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ऑब्लिटरेट कर दिया गया है, लेकिन अब वो फिर से निगोशिएट कर रहे हैं। जाहिर है कि उस समय जो अमेरिका ने क्लेम की और उस समय वेस्टर्न मीडिया ने उसको जिस तरह से बढ़ाया चढ़ाया, वो बात जो है वो सच नहीं थी, क्योंकि अगर आपने ऑब्लिटरेट कर दिया है तो जाहिर है कि अब किस बात पर वहाँ पर झगड़ा हो रहा है, किस बात पर अब डील होने की बात हो रही है। याद रहे, नटांज तीन जगह जहाँ पे अमेरिका और इजराइल ने हमला किया, उनमें से एक थी। इसके अलावा फर्दो और इस्फहान भी दो और सेंटर्स थे जहाँ पे इन्होंने हमला किया था। हमला कई तरीके से हुआ, बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स भी गिराए गए थे, और वहाँ पे ये चीज़ें भी थी कि अगर आपको मिसाइल्स जो हैं उसके भी हमले आपको वहाँ देखने को मिले थे। तो यानी दोनों चीज़ें वहाँ पे हुई थी। क्लेम किया गया था कि ऑब्लिटरेट कर दिया गया है, लेकिन जैसा मैंने कहा सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स हो रही हैं मंगलवार से। जब वो शुरू हो रहा है जेनेवा में, तो इसका मतलब है कि आपने उसको ऑब्लिटरेट नहीं किया है। तो अब ये जानना ज़रूरी है कि अगर ऑब्लिटरेट नहीं किया है तो इस प्रोग्राम का हो क्या रहा है। हम हैं अभी इस्फहान प्रोविंस के काशान काउंटी में। ये वही काउंटी है जहाँ पे फर्दो न्यूक्लियर साइट है, और ये वही काउंटी है जहाँ थोड़ी आगे जाके आपको नटांज न्यूक्लियर साइट भी नज़र आएगी। जाहिर है हम उसकी तस्वीर नहीं ले सकते, उसके बिल्कुल पास भी जाने पे मनाही है जब से हमला हुआ है। लेकिन जो यहाँ के लोगों से बात हुई, लोग यानी कि यहाँ के ऑफिशियल्स जो हैं और जो हमारे सोर्सेज हैं, उससे हमने कोशिश की है कि आपके सामने एक तस्वीर, एक चित्र प्रेजेंट की जाए कि जो न्यूक्लियर मटेरियल ईरान का था, ये जो एनरिच्ड यूरेनियम जो था, वो कहाँ है, किस हालत में है, और अमेरिका उसको वापस पाने के लिए क्यों उतावला है। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं इसमें, हो सकता है कि वो आपको बोरिंग लगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ रहें, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझाऊँ कि ये क्या चीज़ है। आपको याद होगा जब हमला हुआ इन न्यूक्लियर साइट्स पे, जिसमें कि याद रखें कि हमला दोनों ने किया, पहले इजराइल ने किया था मिसाइल से, फिर उसके बाद अमेरिका ने फर्दो पे भी बंकर बस्टर जो बॉम्ब्स हैं वो गिराए थे, और उसके अलावा जो इस्फहान में था और नटांज में जो दो इनरिचमेंट साइट्स थे, वहाँ पर भी उसने बॉम्ब्स जो हैं वो गिराए, मिसाइल से भी हमला किया। उसके बाद जब ये हमला हुआ था तो उस समय तक IAEA के जो यानी ऑफिशियल्स थे वो विजिट करते थे, इंस्पेक्टर्स विजिट करते थे, और उनके पास एक सर्टेन नंबर्स था जिसको वो कहते थे कि हाँ इतना नंबर जो है अभी, यानी इतना अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल ईरान के पास है। वो कितना था, उन्होंने कहा था कि जिस दिन हमला हुआ, यानी जिस दिन वो रिएक्टर्स, जिस दिन वो एनरिचमेंट साइट्स बंद हो गए, तब तक ईरान के पास 440.9 किलो हाईली इनरिच्ड यूरेनियम था, जो 60% तक एनरिच्ड था। यानी याद रखें, यूरेनियम के जो एनरिचमेंट लेवल्स होते हैं वो 1 से लेकर 2% तक आप एनरिच करते हैं जब आपको मेडिकल आइसोटोप्स वगैरह चाहिए होता है। फिर अगला मरहला होता है 20% एनरिचमेंट का, 20% के बाद अगला मरहला, अगला स्टेज जो है वो 60% एनरिचमेंट का होता है, और 60% के बाद अगला मरहला 90% एनरिचमेंट का होता है, जो कि बॉम्ब मटेरियल, यानी अगर आपने को बॉम्ब बनाना है तो जो आप एनरिचमेंट करते हैं वो 90% तक होता है।
फिर आप कहेंगे कि फिर तो ये 60% ही एनरिचमेंट था, तो 90% तो था नहीं, तो फिर अमेरिका इतना उतावला क्यों हो? वो ये है कि साइंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 20% से 60% तक एनरिच करना जो है वो ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जब आप 60 पहुंच जाते हैं तो उससे 90% तक एनरिच करना वो एक मरहले को क्रॉस करना नहीं है, वो बेसिकली एक डिसीजन, बस एक डिसीजन आपने ले लिया तो वहाँ तक आप पहुँच जाते हैं। यानी आपको बहुत ज़्यादा उसमें कोई साइंटिफिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये जो 440.9 किलो जो हाईली इनरिच्ड यूरेनियम थे, इनको जो बात हुई है लोगों से, उनको तकरीबन हज़ारों लीटर की किलोग्राम यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड यानी UF6 गैस में डिज़ोल्व करके स्टोर किया गया है। याद रखें, जब हमला हुआ था उससे पहले आप लोगों ने फुटेज देखा था कि वहाँ पे बहुत काम हो रहा था, यानी वहाँ से एनरिच्ड यूरेनियम निकाल ली गई थी। अब ये पता नहीं कि चूँकि बात 3 साइट्स की है, कहाँ से हाईली एनरिच्ड यूरेनियम निकाली गई, कहाँ से नहीं निकाली गई, कहाँ रखी गई, कहाँ नहीं रखी गई, इसके बारे में नहीं पता। और ये एक ईरान को ये स्ट्रेटजिक एम्बिगिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो है अपने दुश्मन को यही पता ना हो कि आखिर एनरिच्ड यूरेनियम है कहाँ। लेकिन अगर ये 440.9 किलो यूरेनियम वहाँ से निकाल ली गई है तो वो हज़ारों लीटर UF6 जो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस है उसमें उसको मिक्स करके उसको हाई प्रेशर वेसल्स में स्टोर किया जाता है। अब ये जो स्टोरेज की गई है ये स्कैटर्ड है पूरे ईरान में, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है और वो कितने यानी वो वेसल्स हैं, कितने बॉटल्स में वो रखी गई है, वो कहाँ रखी गई है, किधर रखी गई है, ताकि ये जो स्नैच एंड ग्रैब ऑपरेशन होता है ना, जिसमें कि आप स्पेशल फोर्सेस को भेजते हैं और वो कोई सामान उठा के लेके चली आती है, जैसे मदुरो के केस में हुआ, वो सिचुएशन ही ना रहने दे कि आपको इतनी जगहों पे है कि आपको कई स्पेशल फोर्सेस की टीम भेजने पड़े और फिर उसको इंगेज किया जाएगा और उनके यानी उनको मारा जाएगा। तो ये एम्बिगिटी रखी गई है, कहाँ कहाँ पे वो चीज़ें रखी गई हैं, कहाँ कहाँ पे वो भेजा गया है, ये किसी को पता नहीं है। और ये भी नहीं पता कि देश के किन हिस्सों में उनको रखा गया है। वो जो प्री प्रिपेयर्ड साइट्स हैं, ऐसे सूरत हाल आएगी, यानी ये इवेंचुअलिटी के लिए वहाँ पे तैयारी पहले हो रखी थी और उन जगहों पे उसको भेजा गया है। अब जो हमने ये बात की कि इनको जो गैस में यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस के अंदर जो है मिक्स करके रखा गया है, तो इसका टोटल अमाउंट कितना होगा, तो तकरीबन 440.9 किलो यूरेनियम हाईली यूरेनियम को इनरिच्ड यूरेनियम को मिक्स करने के लिए 13,000 से 14,000 साढ़े 14,000 किलो वो UF6 गैस जो है वो चाहिए होती है। यानी उसके अंदर जो टोटल यूरेनियम की मात्रा होगी वो तकरीबन 9,000 किलो से लेके 10,000 किलो के दरमियान में होगी। अब आप बोलेंगे कि अभी तो तुमने कहा था कि 440 किलो है, क्योंकि वो हाईली इनरिच्ड यूरेनियम है। जब आप उसको फिर डिज़ोल्व करते हैं तो वो नॉर्मल यूरेनियम की शक्ल में होता है, यानी लो इनरिच्ड यूरेनियम की शक्ल में होता है। अब ये जो इनको जो गैस में डिज़ोल्व किया गया है, इसमें मोस्टली जो है वो, जैसा मैंने कहा, लो इनरिच्ड यूरेनियम है, वो 3 से 5% है टोटल, जो 3 से 5% इनरिच्ड यूरेनियम होती है, उसकी तादाद इसमें से मैक्सिमम है। इसमें कुछ तादाद 20% इनरिच्ड यूरेनियम की भी है और वो भी इसी में घोल के रखा गया है। जो सिलेंडर्स हैं जिनमें इनको रखे जाते हैं वो भी 2 किस्म के हैं। एक जो छोटा सिलेंडर है जो तकरीबन 80 सेंटीमीटर से लेकर 1.5 मीटर तक का होता है, उसमें कहीं ना कहीं 100 किलो से 150 किलो के बीच ये जो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड है, और उसमें करीब 25 से 55 किलो का हाईली इनरिच्ड यूरेनियम मिला के रखा जाता है। याद रखें, हमें ये पता नहीं है कि ईरान ने उसको ऑलरेडी एनरिच करके 90% नहीं कर लिया है। ये स्ट्रेटजिक एम्बिगिटी है। जब आपने हमला किया, आपके इंस्पेक्टर भगा दिए गए, तो उसने ईरान को यह मौका भी दिया कि अब आपको पता ही नहीं है कि वो इनरिचमेंट 90% तक हुई या नहीं हुई। क्यों नहीं पता? क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि नटांज न्यूक्लियर साइट या फर्दों के अंदर का हिस्सा डिस्ट्रॉय हुआ या नहीं हुआ। अभी कुछ दिनों पहले अराक्ची ने कहा था कि वहाँ पे कुछ अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स भी हैं। वो इसलिए कहा गया है कि हो सकता है अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब हो भी, वो इसलिए भी कहा जा सकता है कि वो एक पैंतरा हो कि IAEA के इंजीनियर्स जो हैं, IAEA के इंस्पेक्टर्स जो हैं वहाँ नहीं आ सके। तो तकरीबन अगर वो हाईली इनरिच्ड यूरेनियम है तो वो 25 से 55 किलो हाईली इनरिच्ड यूरेनियम उस एक डब्बे में, जो एक आपको बताया मैंने वेसल 0.8
मीटर से 1.5 मीटर तक की उसकी साइज़ होती है। ये बल्क स्टील प्रेशर वेसल्स होते हैं और इसको बहुत ही केयरफुली इसको हैंडल किया जाता है और ये ऐसा नहीं है कि आप इसको उठाए और लेके चले गए। इसके अलावा जो है वो कुछ बड़े सिलेंडर्स भी, लार्ज सिलेंडर्स हैं, उनकी साइज़ जो है वो 2 से 2.25 मीटर के आसपास होती है और उसमें 2200 से 2300 किलो, अभी मैंने आप जो पहले बताया था वो डिपेंडिंग ऑन साइज़, उसमें 100 से 150 किलो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड मिक्स्ड विथ यानी यूरेनियम हाईली इनरिच्ड यूरेनियम था। अब ये जो दूसरा सिलेंडर है ये तकरीबन 2200 से 2300 किलोग्राम यूएफसी इसके अंदर रह सकती है और इसमें इसकी जो डायमीटर होती है वो 75 से 80 सेंटीमीटर होती है। ये बहुत हेवी होता है, इसको हाथ से नहीं उठा सकते, इनको फोक लिफ्ट और तमाम चीज़ों से उठाना पड़ता है। अब अगर इन दोनों सिलेंडर्स के डिफरेंट परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन को अगर आप देख लें तो उसके अंदर एनीवेयर बिटवीन 20 सिलेंडर से 50 सिलेंडर भी हो सकता है, 10 सिलेंडर भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा शुरू में ही कि टोटल 13,700 से 14,600 किलो है। अब उसको डिवाइड कर लें, या तो छोटे सिलेंडर ज़्यादा हैं या तो बड़े सिलेंडर ज़्यादा हैं। एक एम्बिगिटी जो मैं बार बार कह रहा हूँ वो वहाँ पे बनाने की कोशिश कर रही है ताकि एक स्ट्राइक में या एक स्पेशल फोर्सेस के प्रोग्राम में उनको ना डिस्ट्रॉय किया जा सके। अगर डोनाल्ड ट्रंप को सही में लगता है कि ये डिस्ट्रॉय हो गया है सब चीज़ जैसा उन्होंने पहले क्लेम किया था, तो ये अभी डील नहीं हो रही थी, ये निगोशिएशंस अभी नहीं हो रहे थे। अच्छा, अब ये यूरेनियम कितने हैं, इससे कितने बॉम्ब बन सकते हैं, इस पे भी कुछ बात करते हैं। अच्छा, ये जो 440.9 किलो 60% इनरिच्ड यूरेनियम है, इससे कितने बॉम्ब बन सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा फिर यहाँ टेक्निकल आपको उसकी डिटेल बता सकता हूँ और फिर हम आगे उस पर बात करेंगे। तो देखें, तकरीबन अगर आप एक फर्स्ट जनरेशन प्योर फ्यूजन इम्प्लोजन वॉरहेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो तकरीबन उसमें डिपेंडिंग ऑन कि आप उसका क्या किलोटन, कितने किलोटन की बनाना चाहते हैं, यानी देयर बिटवीन 45 से 70 किलो यूरेनियम उसमें लगेगा। यानी अगर आप देखें तो तकरीबन 6 से लेकर 9 न्यूक्लियर बॉम्ब उन मटेरियल से बनाए जा सकते हैं। अलग अलग पेलोड के, अगर छोटा आपने किलोटन का बनाया उसको तो फिर जाहिर है कि वो और बड़े बन सकते हैं, आपने बड़ा बनाया तो, लेकिन मिनिमम 6 तो बन ही सकते हैं। अच्छा, अब ये ऐसा है कि अगर तो ये डिसीजन ले लिया गया है कि बॉम्ब बनना है तो वो बॉम्ब बन जाएगा, यानी वो उसके बाद वो साइंटिफिक कोई अचीवमेंट नहीं है, वो इंजीनियरिंग का प्रोसेस है। अगर वंस यू नो द नो हाउ, अगर आपको टेक्निकल नो हाउ पता है तो फिर उसके बाद कोई साइंटिफिक मरहला आप क्रॉस नहीं करते, फिर वो इंजीनियर्स का काम है बॉम्ब को बनाना। लेकिन जैसा आपको पता है कि इमाम खुमैनी और उसके बाद इमाम खामनी दोनों ने फतवा जारी कर रखा है जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकते। शिया इस्लाम के अंदर उनके थियोलॉजी के हिसाब से न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और उसको अवॉइड किया जाता है, इसीलिए फतवा जारी किया गया है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूक्लियर वेपन के केस में किया गया। आपको याद होगा जब इराक ईरान वॉर हो रहा था उस ज़माने में ईरान बहुत बड़ा केमिकल वेपन पावर था और सद्दाम ने ईरान पे केमिकल वेपन यूज़ कर दिया था और जो जर्नैल थे वो पूछने के लिए गए थे उस ज़माने में खुमैनी के पास कि क्या हम एक न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकते हैं उनके केमिकल वेपन यूज़ कर सकते हैं उनके मिलिट्री साइट पे। तो उन्होंने पूछा था कि क्या तुम एश्योर कर सकते हो कि कोई भी सिविलियन नहीं मरेगा। उन्होंने कहा ये तो एश्योर कैसे करेंगे, तो बोला कि फिर आप नहीं यूज़ कर सकते और मना कर दिया गया। तो वो सेम थियोलॉजिकल ग्राउंडिंग जो है वो आपको यहाँ भी नज़र आ रही है। हालांकि ये भी बात सही है कि हमारी जो बात यहाँ सोर्सेज से होती है जिनमें कि कुछ मिलिट्री के भी लोग हैं, उसमें एक जिसको कह सकते हैं कि व्याकुलता सी दिखती है। वो उनको ये लगता है कि उनके हाथ जो हैं वो इस फतवा से बांध दिए गए हैं। बहरहाल सबकी ये थिंकिंग नहीं है। मिलिट्री में दोनों किस्म के लोग हैं जो ये भी समझते हैं कि नहीं ठीक है ये, और ये भी समझते हैं कि हमारी हाथें जो हैं बांध दी गई हैं। अच्छा, अगर आप न्यूक्लियर वेपन आपने बना भी लिया तो क्या आप उसको डिलीवर कर पाएंगे, यानी कि आपके पास मिसाइल्स हैं? तो ये अभी जो खुर्रमशहर 4 का परीक्षण वो किया है ईरान ने, उसकी कैपेबिलिटी है उसके अंदर, यानी उसका जो वो बॉक्स है वो इस साइज़ का है कि जिसके अंदर जिस साइज़ के न्यूक्लियर वेपन्स अगर बनने हैं तो वो उसमें फिट आ सकता है। और ये इसका परीक्षण इसलिए ही किया गया है कि अभी अगर ये अमेरिका के साथ जो डील है उसमें अगर अमेरिका ये कहता है कि तुम मिसाइल प्रोग्राम जो है उसको कर्टेल करो, तो ईरानी ये कह सकते हैं कि ठीक है, ये जो हमारा सबसे लेटेस्ट है खुर्रमशहर 4, हम इसको
कर्टेल कर देते हैं, इसको हम बैक ले लेंगे। तो देखने में ये भी लगेगा कि कुछ निगोशिएशन हुई है, हमने भी कुछ दिया है और आपके तरफ से भी लगेगा कि आपने कुछ आपकी जो है बात वो मानी गई है। तो वो कैपेबल है अमेरिका तक उसको डिलीवर करने में। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें ईरान को स्ट्रेटजिक एम्बिगिटी देती है, ये उसको ये बताती है, यानी वेस्ट को ये बताता है कि आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि वेपन है नहीं है, कहाँ है, एनरिच्ड यूरेनियम है, डिस्ट्रॉय हो गया, नहीं डिस्ट्रॉय हुआ तो कहाँ है, किन जगहों पे है, किन अमाउंट में स्कैटर्ड है, कितना % उसका एनरिचमेंट हुआ है। और ये चीज़ जो है वो एक तरीके से परेशान करती है वेस्टर्न स्ट्रेटेजिस्ट को। अभी जो बातचीत हो रही है जेनेवा में, उसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ईरान बार बार कह रहा है कि हम न्यूक्लियर फ़ाइल के अलावा और कोई फ़ाइल डिस्कस नहीं करेंगे। जाहिर है अमेरिका अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहा है कि उसमें मिसाइल प्रोग्राम को भी शामिल किया जाए। ईरान का कहना है कि हम मिसाइल प्रोग्राम इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर मिसाइल का थ्रेट ख़त्म हो गया ईरान की तरफ से, तो ईरान की वही हैसियत रह जाएगी जो हैसियत सीरिया की न्यूक्लियर वेपन हैंड ओवर करने के बाद थी, या जो लीबिया की हैसियत थी उनके न्यूक्लियर वेपन ख़त्म करने के बाद, न्यूक्लियर प्रोग्राम रैदर ख़त्म करने के बाद में। अगर मिसाइल इसके जद में आ गया, इस प्रोग्राम के जद में आ गया, तो जाहिर है कि उसके बाद इजराइल उसको यूज़ करेगा हमला करने के लिए, जब उसके पास कोई डिटरेंस, ईरान के पास कोई डिटरेंस पावर नहीं रहेगी। अब इस बातचीत में क्या होता है, क्या अमेरिका अपने आप को न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियर फ़ाइल तक रेस्ट्रिक्ट करता है? अगर तो न्यूक्लियर फ़ाइल तक में अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करता है तो जाहिर है कि उससे ये होगा कि बातचीत आगे बढ़ेगी। अगर वो इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करता है तो ईरान इस बात के लिए अब तैयार है कि वो एक्सपेंड नहीं होने देगा इस प्रोग्राम को। आखिर अभी फ़िलहाल वक्त ये ज़रूर ईरान के अंदर ये बात चल रही है कि किसी भी कीमत पे हम अपने मिसाइल प्रोग्राम को कर्टेल नहीं करेंगे। यानी ये हो सकता है कि जो नए मिसाइल हैं, यानी खुर्रमशहर 4 और इस तरह की जो मिसाइल्स हैं, उनको कर्टेल कर दिया जाए ताकि वो उसकी रीच अमेरिका तक ना पहुँचे। लेकिन इजराइल तक पहुँचने वाली सारी मिसाइल जो हैं वो इस बातचीत के जद से बाहर रहेगी, ऐसा अभी तक लग रहा है। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।